हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल अरुण की पाठशाला। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और कमेंट करें। शुरू करते हैं आज की वीडियो से। सो जो पहले 3 लेक्चर्स हैं उसमें मैंने बेसिक जो अकाउंटेंसी में टर्म्स यूज़ होती हैं वो सारी कवर कर दी थी। अगर आपने वो पहले नहीं रीड की हैं, नहीं पढ़ा है, वो लेक्चर नहीं देखे, तो मैं बोलूँगा कि पहले वो लेक्चर देख लें, तभी आपको ये वाला लेक्चर समझ आएगा, नहीं तो सारा हवा में जाएगा कि क्या चीज़ें हैं। शुरू करते हैं। अब आज हम पढ़ेंगे बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग की डेफिनेशन, उसके एडवांटेजेस, ऑब्जेक्टिव्स, उसके बारे में देखेंगे। इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। अब बेसिकली अकाउंटिंग की ज़रूरत क्या पड़ी हमें। अब जैसे पास्ट फ्यू डिकेड्स में जो हमारा बिजनेसेस हैं वो काफ़ी चेंज हुए हैं। तो पहले पहले तो लोग इतनी अकाउंटिंग इतना यूज़ नहीं करते थे, ज़्यादातर दिमाग में रखते थे या बुक्स में थोड़ा बहुत डेटा कलेक्ट कर लिया कि जैसे छोटे दुकानदार होते थे, वो लिख लिया, नाम लिख लिया, उसके नीचे उसका लिख लिया कि मोहन से इतने पैसे लेने हैं, उससे इतने पैसे ले लें, तो वो चीज़ें लिख लेते थे। लेकिन अकाउंटिंग क्या डील करेगी, उस चीज़ को तो रखेगी, जो वो चीज़ें हैं वो तो होगा, और इन एडिशन वो क्या करेगी, हमें ये बताएगी कि जैसे हमारे बिजनेस में प्रॉफिट कितना हुआ पूरे साल का। अब जो मेरी मेमोरी है वो इतना चीज़ें तो स्टोर नहीं कर सकती, वो तो इस यहाँ पे अकाउंटिंग आती है। तो अकाउंटिंग एक तो मेमोरी रेस्ट्रिक्शन को पीछे छोड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे मेमोरी की ज़रूरत नहीं है, और ये हेल्प करेगी कैलकुलेट करने में टोटल रेवेन्यू को, कि कितना रेवेन्यू मैंने पूरे साल में, या जो भी मैंने पीरियड अकाउंटिंग पीरियड लिया है उसमें कितना रेवेन्यू मेरे बिजनेस ने कलेक्ट किया, और कितना एक्सपेंडिचर खर्चा हुआ कितना मेरा एक साल में, और प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, और वो भी कितना हुआ, प्रॉफिट अगर हुआ तो कितना हुआ, लॉस हुआ तो कितना हुआ। और बताएगा कि मेरे जो बिजनेस के हैं वो असेट और लाइबिलिटीज़ क्या क्या है, ये वो बताएगा बाय प्रिपेयरिंग बैलेंस शीट। मैंने बैलेंस शीट के बारे में बताया था प्रीवियस लेक्चर में कि बैलेंस शीट क्या होती है। एक शीट सी होती है जिसमें एक साइड लाइबिलिटीज़ लिखी होती है, एक साइड असेट्स लिखे होते हैं सारे बिजनेस के। तो उससे क्या पता लगता है बैलेंस शीट से हमें बिजनेस की जो फाइनेंशियल पोजीशन है उसके बारे में पता लगता है। तो और क्या पता लगता है अकाउंटिंग से हमें, क्रेडिटर्स क्या हैं बिजनेस के, बिजनेस ने किस किस को पैसा देना है, और डेटर्स क्या है, बिजनेस ने किस किस से पैसा लेना है। आई होप क्लियर होगा यहाँ तक। तो आगे चलते हैं। अकाउंटिंग डेफिनेशन। अकाउंटिंग की डेफिनेशन क्या है, बेसिकली अकाउंटिंग एक प्रोसेस है जिसमें मैं क्या करता हूँ, जिसमें हम करते हैं आइडेंटिफाई करते हैं, मेजर करते हैं और कम्युनिकेट करते हैं इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन। इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन से मतलब है जो मेरी बेसिकली जो ट्रांजैक्शंस और इवेंट्स हुए जिनकी कुछ ना कुछ इकोनॉमिक वैल्यू है बिजनेस के लिए, उनको मैं क्या आइडेंटिफाई करूँगा, फिर मेजर करूँगा और बुक्स में लिखूँगा, और फिर उसको उस डेटा को इंटरप्रेट करूँगा और कम्युनिकेट करूँगा जो यूज़र्स हैं जिनको ज़रूरत है मैनेजमेंट को, ताकि वो आगे फर्दर डिसीजन ले पाएँ किसके, बिजनेस के लिए, कि क्या हमें आगे करना चाहिए जिससे हमारा प्रॉफिट या तो इंक्रीज़ हो, अगर लॉस में जा रही है कंपनी तो कैसे प्रॉफिट में आ सकती है। तो ये चीज़ें, ये सारा अकाउंटिंग में आता है। तो अकाउंटिंग क्या है, एक प्रोसेस है जिसे हम आइडेंटिफाई करेंगे, मेजर करेंगे एंड कम्युनिकेट करेंगे इकोनॉमिक इन्फॉर्मेशन को। आगे स्टेप्स दिए होंगे अकाउंटिंग में, तो उससे आपको और क्लियर हो जाएगा। जैसे अकाउंटिंग प्रोसेस है तो इसमें क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व हैं, इधर 8 स्टेप्स दिए हुए हैं। जैसे सबसे पहला स्टेप जो होता है अकाउंटिंग प्रोसेस का, वो होता है आइडेंटिफाई करना। अब बेसिकली आइडेंटिफाई क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है ट्रांजैक्शंस को, ट्रांजैक्शंस और इवेंट्स को। कौन सी ट्रांजैक्शन को, जिनकी कुछ ना कुछ मॉनेटरी वैल्यू है, कुछ ना कुछ मनी में, जिनको मैं लिख सकता हूँ अपनी अकाउंटिंग बुक्स में। अब ओके करेक्ट, पहला आ गया पहला स्टेप समझ। तो सेकंड स्टेप पे चलते हैं। सेकंड स्टेप, अब मैंने ट्रांजैक्शंस को देख लिया कि हाँ हाँ ये वाली ट्रांजैक्शन जो है मेरी, वो आइडेंटिफाई कर ली कि ये वाली ट्रांजैक्शंस है। अब उनको मेजर करना, उनको मेजर करना कि
कितने कौन सी ट्रांजैक्शन कितनी अमाउंट की है। कि अब इसमें भी एक चीज़ आती है, जैसे सपोज करके एक ट्रांजैक्शन थी कि मैंने 5 नोटबुक्स ली। अब मैं उधर ऐसे नहीं लिखूंगा कि 5 नोटबुक, उधर ऐसे लिखूंगा कि 5 नोटबुक की अमाउंट कितनी है, ये मेजर में आ जाएगी मेरी। फिर मैं क्या करूँगा, जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो होगा रिकॉर्डिंग। फिर मैं इसको, जो ये ट्रांजैक्शन का, इसको जो अकाउंटिंग की बुक्स हैं उसमें रिकॉर्ड कर दूंगा। अकाउंट बुक मतलब जर्नल, सबसे पहले जर्नल में रिकॉर्ड होगी ये ट्रांजैक्शन। सो फिर रिकॉर्डिंग के बाद क्या होगा, रिकॉर्डिंग के बाद अब मैंने सारे जो अकाउंट्स की बुक है, जर्नल बोला जिसको मैंने, उसमें जब रिकॉर्ड कर लिया तो फिर मैं क्या करूँगा, अब बेसिकली एक ही बुक है उसमें सारी ट्रांजैक्शन वन बाय वन, जैसे 50 ट्रांजैक्शन हुई तो 1 2 3 सारी ट्रांजैक्शन सपोज करके, या डेट वाइज जैसे भी उसको अरेंज किया है, या सीरियल नंबर से या डेट से अरेंज किया है, उसको सारे से आ गया। अब क्या करूँगा मैं आगे, उसको क्लासीफाई करूँगा। अब हर अकाउंट की, जैसे अकाउंट आपको मैंने बताया था क्या चीज़ होती है, तो हर अकाउंट की जितनी जितनी ट्रांजैक्शन है उसको पर्टिकुलर अकाउंट में डालूंगा। तो ये किस में आएगा, ये क्लासीफाइंग में आएगा। कि जो ट्रांजैक्शन सेट है उसको डिवाइड करूँगा डिफरेंट अकाउंट्स के अंदर, तो हर अकाउंट की एक पर्टिकुलर सेट ऑफ ट्रांजैक्शंस आ जाएंगी। तो उसमें अकाउंट, जो पर्टिकुलर अकाउंट होगा उसमें उसकी रिलेटेड ट्रांजैक्शंस आ जाएंगी। ये यहाँ तक हो गया क्लासिफिकेशन का। इसके बाद है समराइजिंग। अब समराइजिंग का क्या है, जो अब देखो सारे अकाउंट बन गए मेरे, सारे अकाउंट बन गए। तो अब समराइजिंग जो स्टेप है उसमें क्या करूँगा, सपोज करके मेरे 5 अकाउंट बने थे, 5 अकाउंट हेड बने थे, मोहन, सोहन, मोहन, सोहन, राम, श्याम, मीना। अब जो मोहन है मेरा, अब सपोज करके जो मोहन के अकाउंट की टोटल जो आया मेरा, उसका आया अमाउंट आया सपोज करके 5,000 डेबिट आया, कि उसके अकाउंट में 5,000 डेबिट है। और सोहन का आया डेबिट और क्रेडिट का भी मैं बता देता हूँ कि पहले, अब आपको समझ नहीं आएगा नहीं तो ऐसे मैं लिखूंगा डेबिट और क्रेडिट, तो क्लासीफाई तक आई होप समझ आ गया होगा। जब हम अकाउंट बनाते हैं बेसिकली, जैसे मैंने मोहन का अकाउंट बनाया है, तो उसमें एक डेबिट साइड होती है, एक क्रेडिट साइड होती है। अब क्रेडिट साइड होगी जो मोहन को बेनिफिट होगा, जिससे मोहन को बेनिफिट होगा। डेबिट साइड वो होगी जिससे मोहन को लॉस होगा। तो जो भी ट्रांजैक्शन, सेट ऑफ ट्रांजैक्शन आएगी उसके अकाउंट के हिसाब से जहाँ पे भी आना होगा, जिस साइड पे भी आना होगा, या तो ट्रांजैक्शन डेबिट साइड आएगी या तो क्रेडिट साइड आएगी। अब बेसिकली कुछ ना कुछ अगर बैलेंस आएगा यहाँ पे भी, जब मैं डेबिट साइड का टोटल करूँगा सपोज करके 5,000 आया, और क्रेडिट साइड का टोटल किया मैंने 7,000 आया, तो दोनों का जो डिफरेंस आ रहा है वो 2,000 आ रहा है। वो किसका है, क्रेडिट साइड का ज़्यादा है, वो बेसिकली मेरा क्रेडिट साइड का ज़्यादा है। तो इस अकाउंट का कौन सा बैलेंस होगा, वो होगा क्रेडिट बैलेंस। तो जब मैं समराइजिंग की बात करूँगा तो उसमें क्या होगा मेरा, कि जब मैं समराइज़ करूँगा सारे अकाउंट्स का, तो मैं सीधे उसमें लिखूँगा कि मोहन, अब 2,000 क्रेडिट आ रहा था तो इधर दो दो साइड्स होंगी, एक तो डेबिट और एक होगी क्रेडिट। तो मोहन का 2,000 क्रेडिट में आ रहा था। अब जो अगला सपोज करके सोहन का अकाउंट था, उसका आ रहा था 4,000 डेबिट। तो ऐसे करके मैं सारे अकाउंट्स को समराइज़ करूँगा। इस समराइजिंग को बोलते हैं, इस जो समराइजिंग टेबल सा बन रहा है इसको बोलते हैं ट्रायल बैलेंस। तो समराइजिंग में कौन सी चीज़ बनती है, ट्रायल बैलेंस। क्लासिफिकेशन में कौन सी चीज़ बनती है, अकाउंट्स बनते हैं डिफरेंट डिफरेंट, जिनको हम लेजर्स बोलते हैं। जो रिकॉर्डिंग होगी वो किस में होती है, वो जर्नल में होती है। आई होप क्लियर होगा, नहीं होगा तो वीडियो को रिवाइंड करके देखना अच्छे से, सारा क्लियर हो जाएगा। अगर नहीं भी क्लियर होगा तो कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करना, मैं नेक्स्ट लेक्चर में फिर से क्लियर कर दूंगा चीज़ें। अब अब बेसिकली समराइज हो गया। अब है एनालिसिस।
अब क्या करना है बेसिकली, जब मैंने सारे ट्रायल बैलेंस में जो मैं बताया था समराइज करके कि सारे अकाउंट्स का जो बैलेंस होगा वो मैं रिप्रेजेंट करूँगा। अब मैं देखूँगा कि जो एनालिसिस में क्या करूँगा, मैं देखूँगा इसमें वो बनाऊँगा कि मैं देखूँगा कि बिजनेस को अकाउंटिंग पीरियड में प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, और बिजनेस की क्या फाइनेंशियल पोजीशन है, बिजनेस इस वक्त कहाँ स्टैंड करता है मेरा। फिर ये पार्ट होगा एनालिसिस में। नेक्स्ट आ जाता है इंटरप्रिटेशन करना। अब इंटरप्रिटेशन का क्या होगी चीज़, जैसे मैंने एनालिसिस कर लिया, सारा डेटा निकाल लिया कि ये चीज़ें हैं, मुझे प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, कंपनी की क्या फाइनेंशियल पोजीशन है मेरी बिजनेस की। तो फिर इंटरप्रिटेशन में होगा, अगर सपोज करके प्रॉफिट हो रहा है तो क्यों हो रहा है, क्या रीजंस है इसके पीछे प्रॉफिट में, और कैसे मैं और बढ़ा सकता हूँ प्रॉफिट को। अगर लॉस हो रहा है तो लॉस के क्या रीजंस है, और मैं कैसे लॉस को कम करके अपने बिजनेस को प्रॉफिट में ला सकता हूँ। तो फिर ये सारी डिटेल्स क्या करेंगे, जो सारी डिटेल्स कम्युनिकेट करेंगे, जो डिसीजन मेकिंग टीम होगी उसको कम्युनिकेट करेंगे, ताकि वो क्या कर पाए, जो वो बिजनेस के लिए प्रॉपर डिसीजन ले पाए, ताकि जो बिजनेस है हमारा अच्छे से ग्रो हो और प्रॉफिट में ज़्यादा प्रॉफिट कमाए, अगर लॉस में तो प्रॉफिट में आए, और अगर प्रॉफिट में चल रहा है तो उसको और प्रॉफिट में कैसे ला सकते हैं। और भी चीज़ें होंगी, जैसे अगर सपोज़ करके कहीं कॉस्ट ज़्यादा लग रही है तो कॉस्ट कटिंग कैसे कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें जब हम कम्युनिकेट करेंगे तो जो डिसीजन मेकिंग टीम होगी वो लेगी। आई होप सारे स्टेप्स अच्छे से क्लियर हुए होंगे। तो आगे चलते हैं। अब ऑब्जेक्टिव्स, क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं अकाउंटिंग के। अब अकाउंटिंग के बेसिकली क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, एक तो सिस्टमेटिक रिकॉर्ड्स बनाना, जैसे मैंने बताया कि जो अकाउंट्स का स्टेप बताया था मैंने, क्लासिफिकेशन, उसमें प्रॉपर सिस्टमेटिक तरीके से जो सारे रिकॉर्ड्स थे वो कलेक्ट कर रहे थे टू डिटरमाइन प्रॉफिट एंड लॉस, ये भी बताया मैंने एक स्टेप में। जहाँ हमने बोला एनालिसिस, उसमें क्या करेंगे, डिटरमाइन करेंगे प्रॉफिट और लॉस। अगर सपोज करके प्रॉफिट और लॉस डिटरमाइन ही नहीं होगा तो क्या फ़ायदा मेरा अकाउंटिंग का, मुझे कुछ पता ही नहीं लगेगा कि मेरा बिजनेस प्रॉफिट में चल रहा है या लॉस में चल रहा है। टू डिटरमाइन फाइनेंशियल पोजीशन, ये मैंने बताया कि बैलेंस शीट बनेगी, ये भी एनालिसिस पार्ट में बनेगी। टू फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, आई होप क्लियर होगा। आगे चलते हैं। आगे एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग, क्या एडवांटेजेस हैं अकाउंटिंग के। सबसे पहले जो मैं अभी अभी बताया मैंने कि ये रिप्लेसमेंट ऑफ मेमोरी है, मुझे याद रखने की ज़रूरत नहीं होगी। मैं क्या करूँगा, जैसे मेरा बिजनेस है, मैंने एक अकाउंटेंट रखा है, तो वो क्या करेगा, सारी चीज़ें, सारी ट्रांजैक्शन और इवेंट होगी वो रिकॉर्ड करेगा बुक में, अकाउंटिंग बुक जर्नल वगैरह में रिकॉर्ड करेगा। तो उस प्रॉपर तरीके से तो क्या होगा मेरा प्रॉपर, इसमें फिर मेरे को याद रखने की ज़रूरत नहीं होगी मेरे बिजनेस को कि कौन सी ट्रांजैक्शन हुई है या नहीं हुई है, क्योंकि एक बुक बनी हुई है जिसमें सारी ट्रांजैक्शन डेट बाय डेट होगी। तो रिप्लेसमेंट ऑफ मेमोरी हो गया। एक है प्रिवेंट फ्रॉड्स। प्रिवेंट फ्रॉड कैसे होगा, अब जब बेसिकली मैं जर्नल में रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो हर ट्रांजैक्शन के लिए एक पर्टिकुलर कोई बिल होगा, सपोज करके मैंने एक पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन लिखी, उसके पीछे कोई ना कोई बिल ज़रूर होगा। जैसे अगर सपोज करके मैंने किसी से सामान ख़रीदा है, मेरे बिजनेस ने किसी से सामान ख़रीदा है, तो उससे ऑब्वियसली बिल लिया होगा, तो वो बिल जो होगा वो एक किस्म का प्रूफ का एविडेंस का काम करेगा। तो इससे क्या होगा, मेरे फ्रॉड्स भी रुकेंगे। बिजनेस वैल्यूएशन, बिजनेस वैल्यूएशन मतलब मैं बिज़नेस की वैल्यू कर सकता हूँ कि इस वक्त मेरे बिज़नेस की क्या कीमत है, क्या अगर सपोज करके मुझे सेल करना पड़े या कुछ करना पड़े तो उस टाइम मेरे बिज़नेस की क्या फाइनेंशियल पोजीशन है। ये मैंने फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में बताया कि ये मेरे को पता लगेगा बैलेंस शीट से, बैलेंस शीट से कि कंपनी की क्या फाइनेंशियल पोजीशन है। एविडेंस इन कोर्ट, अब सपोज करके जब मैंने अकाउंटिंग की बुक्स बना रहा हूँ, जर्नल बना रहा हूँ, तो उसमें मेरी डिटेल्स होंगी सारी ट्रांजैक्शन की, तो ये क्या होगा, मेरा एविडेंस इन कोर्ट होगा, क्योंकि इस ये जो मैंने लिखा होगा इसके पीछे मेरे पास प्रॉपर प्रूफ, बिल्स वगैरह, रिसिप्ट वगैरह होंगे। तो ये एविडेंस इन कोर्ट भी हो सकता है। अगर कोई इन केस इन फ्यूचर कुछ
जैसे मैंने किसी से पैसे लेने थे, वो मेरा डेटर था, तो उसके बारे में मैंने रिकॉर्ड किया हुआ था ट्रांजैक्शन, बाद में वो ना कर गया, तो मेरे पास ये एज ए एविडेंस का काम करेगा। टू असर्टन प्रॉफिट एंड लॉस, ये तो बताया कि प्रॉफिट और लॉस पता कर सकते हैं बिजनेस। असर्टन फाइनेंशियल पोजीशन, तो ये भी हो सकता है, ये तो उसी में आ गया बिजनेस वैल्यूएशन। ओके, तो अब आगे चलते हैं। अब ये सारी चीज़ें तो हो गई कि क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्या एडवांटेजेस हैं। तो अब देखते हैं कि जो अकाउंटिंग है उसकी लिमिटेशंस क्या हैं। लिमिटेशंस क्या क्या है? एक तो इग्नोर्स नॉन अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। इसमें देखो, जैसे सपोज करके मेरा बिजनेस था, उसमें मेरी मैंने एम्प्लॉयज़ थे, सो कोई 50-60 एम्प्लॉयज़ थे। तो मैंने एक इवेंट ऑर्गेनाइज कराया जिसमें मैंने कोई मोटिवेशनल स्पीकर को बुलाया। तो उसमें क्या, वो मोटिवेशनल स्पीकर तो आया, उसने अपनी स्पीच वगैरह दी। तो उससे क्या हुआ, मेरे कंपनी के एम्प्लॉयज़ थे जो, वो बूस्टअप हो गए, और मेरे कंपनी में जो नेक्स्ट मंथ से प्रॉफिट आना वो ज़्यादा शुरू हो गया। लेकिन अब अकाउंट्स की बुक में इस मोटिवेशनल स्पीच का, जो मोटिवेशनल स्पीच दी गई, इसके बारे में मैं रिकॉर्ड तो नहीं कर सकता, क्योंकि इसकी कोई भी मॉनेटरी वैल्यू नहीं है। तो इस चीज़ इसीलिए बोला है कि इग्नोर्स नॉन अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। लेकिन ये मेरे लिए बेनिफिट का काम हुआ, मेरे लिए, मेरे बिजनेस के लिए, लेकिन इसको मैंने रिकॉर्ड नहीं किया। अब नेक्स्ट, इग्नोर्स इन्फ्लेशन और प्राइस लेवल चेंजेस। इन्फ्लेशन, इग्नोर्स इन्फ्लेशन, सपोज करके जैसे अभी लास्ट 5 ईयर्स में लो, जैसे अभी मेरा बिजनेस था 2010 में, मेरे बिजनेस ने प्रॉफिट कमाया 10 लाख रुपए का, और 2015 में मेरा बिजनेस ने कमाया फिर से 10 लाख रुपया। पहले भी 10 लाख, अब भी 2015 में भी 10 लाख, और 2020 में भी 10 लाख। तो इसका मतलब क्या है, अकाउंट्स की बुक्स के हिसाब से तो मेरा बिजनेस सेम प्रॉफिट पे चल रहा है, लेकिन अगर इन रियलिटी की बात की जाए तो 2010 में जो महंगाई थी वो काफ़ी कम थी, तो उस 10 लाख की कीमत आज के 10 लाख से ज़्यादा थी। लेकिन जो अकाउंटिंग की बुक्स हैं वो इन्फ्लेशन को काउंट नहीं करती, तो इग्नोर्स इन्फ्लेशन, ये भी एक लिमिटेशन हो गई। अब नेक्स्ट, इग्नोर्स द क्वालिटी ऑफ स्टाफ। अब अकाउंट्स की बुक में मैं जो स्टाफ की क्वालिटी है उसको तो रिकॉर्ड नहीं कर सकता, तो ये भी एक लिमिटेशन हो गई। अनरियलिस्टिक इंफॉर्मेशन। अब अनरियलिस्टिक इन्फॉर्मेशन क्यों है अकाउंट्स में? जैसे सपोज करके मैंने जब कंपनी बनाई, मैंने सपोज करके 2010 में जब अपना बिजनेस ओपन किया, मैंने कोई लैंड खरीदी, कोई मशीनरी खरीदी, उसकी सारे की वैल्यूज़ मैंने डाली हुई हैं अपनी अकाउंटिंग बुक्स में। अब क्या हुआ कि 2020 में, जैसे 2020 में मैंने क्या किया कि अब अकाउंटिंग की बुक्स में लैंड की अगर सपोज करके वो कीमत थी मेरी 10 लाख रुपया, तो अभी 2020 में भी मेरी अकाउंट की बुक में 10 लाख ही होगी। लेकिन आप सबको पता है कि लैंड की कीमत आस्ता आस्ता बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। जो 10 लाख की थी आज की डेट में कम से कम 12 या 15 लाख की होगी, लेकिन अकाउंट्स की बुक में वो 10 लाख ही है। सो एक तरह से ये जो इन्फॉर्मेशन है वो अनरियलिस्टिक हुई। क्लियर हो गया अनरियलिस्टिक वाला। अब नेक्स्ट पॉइंट है विंडो ड्रेसिंग। विंडो ड्रेसिंग का पॉइंट आ गया, जैसे सपोज करके जो कई बार क्या होता है कि जो अकाउंट्स होते हैं ना, आप सबने सुना होगा कि अकाउंट्स की बुक में उन्होंने वो घपला किया हुआ था, उसकी वजह से 10 लाख का लॉस हो गया, प्रॉफिट कंपनी को कुछ हुआ। तो ये अकाउंट्स की बुक में जो अकाउंटेंट जनरली होते हैं वो क्या करते हैं, कुछ ना कुछ एरर कर देते हैं, या अपने फ़ायदे के लिए कुछ ना कुछ एंट्री कर देते हैं, जिसको ढूंढना बिजनेस के लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। तो उस वो काफ़ी मुश्किल होता है, विंडो उसको बोलते हैं विंडो ड्रेसिंग, बाय मैनिपुलेटिंग द बुक्स ऑफ अकाउंट। सो ये चीज़ भी पॉसिबल है। सो आई होप क्लियर होगा। सो नेक्स्ट चलते हैं। अब ब्रांचेस, कौन कौन सी ब्रांचेस है अकाउंटिंग की? सो अकाउंटिंग की 3 ब्रांचेस हैं बेसिकली। एक फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, एक कॉस्ट अकाउंटिंग है, और एक मैनेजमेंट अकाउंटिंग है। अब जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, ये किससे रिलेट करती है जी? मतलब इसका क्या काम है? बेसिकली इसका काम है जो रिकॉर्ड करना ट्रांजैक्शंस को फाइनेंशियल बुक में, और डिटरमाइन करना प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। अब फाइनेंशियल से ही पता चल रहा है कि मैंने सिर्फ
देखना है कि प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। तो इसमें दो अकाउंट बनते हैं, एक बनता है प्रॉफिट लॉस अकाउंट, और एक बनती है बैलेंस शीट, जिससे हमें कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन का पता चलता है। और दूसरा हो गया प्रॉफिट लॉस अकाउंट, जिससे मुझे पता चलता है कि क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। ओके, क्लियर हो गया फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तो आगे चलते हैं। अब कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग बेसिकली अब क्या है, कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉस्ट। अब कॉस्ट से मुझे पता चल रहा है कि मेरी कुछ कॉस्ट, मेरा कुछ खर्चा हुआ, इसी से पता चल जाता है। जैसे सपोज करके एक बिजनेस है, तो वो किसी गुड्स या सर्विसेज कोई देता है, तो उस गुड्स को खरीदने में कंपनी को क्या खर्चा हुआ कंपनी का, या अगर कोई गुड्स प्रोड्यूस करता है तो उस गुड्स को प्रोड्यूस करने में कंपनी का क्या खर्चा आ रहा है, वो सारा कौन डील करेगा, उसको डील करेगा कॉस्ट अकाउंटिंग। और इसमें देखते हैं फिर कि क्या क्या हो सकता है कि जिससे मेरी कॉस्ट को रिड्यूस किया जा सके और एफिशिएंसी को बढ़ाया जा सके। सो ये इसको डील करेगा कॉस्ट अकाउंटिंग। नेक्स्ट नेक्स्ट है जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अब जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है वो क्या होगा कि वो इन दोनों जो होगा, फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग, इन दोनों का डेटा किसके पास आएगा, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। इसमें क्या होगा, पॉलिसी फॉर्मेशन होगी दोनों के लिए, कि अगर सपोज करके फाइनेंशियल अकाउंटिंग से जो डेटा आ रहा है, मेरे को प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, तो उसके रिगार्डिंग पर्टिकुलर डिसीजन लेना कि कंपनी को क्या करना चाहिए या बिजनेस को क्या करना चाहिए कि हमारा प्रॉफिट हो रहा है तो उसको इंक्रीज कैसे करें, अगर कॉस्ट ज़्यादा खर्चा हो रहा है मेरे को गुड्स प्रोड्यूस करने को, उसको मैं कैसे कम कर सकता हूँ। तो वो सारा पॉलिसी फार्मूलेशन किस में होगा, मैनेजमेंट अकाउंटिंग में होगा। आई होप क्लियर होगा। अब एक दो स्लाइड है और। सो यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। कौन कौन से यूज़र हैं अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, दो टाइप के यूज़र्स हैं, एक है इंटरनल यूज़र, एक है एक्सटर्नल यूज़र। इंटरनल हो गया जो कंपनी के अंदर, जैसे जो ओनर्स हो गए, मैनेजमेंट हो गई, एम्प्लॉयज़ हो गए, ये हो गए आपके इंटरनल यूज़र्स जो यूज़ करेंगे अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, क्योंकि ये डायरेक्टली अफेक्ट होंगे कंपनी के प्रॉफिट या लॉस से। नेक्स्ट आ गया एक्सटर्नल यूज़र्स। एक्सटर्नल यूज़र कौन कौन से, अब एक्सटर्नल यूज़र हो गए, गवर्नमेंट हो गई, बैंक्स हो गए, क्रेडिटर्स हो गए, इन्वेस्टर्स हो गए। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि इनको क्या ज़रूरत पड़ गई अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की। इंटरनल वालों को तो चलो समझ आता है, जैसे एम्प्लॉयज़ है उनको अपना बोनस डिपेंड करेगा कि कंपनी की क्या ग्रोथ रह रही है, तो उनको अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी पड़ेगी। लेकिन जो एक्सटर्नल वाले हैं उनको क्या ज़रूरत है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने की। देखो, जैसे जो एक्सटर्नल वाले हैं बैंक्स, अब बैंक से मुझे लोन लेना है, तो बैंक तो पहले देखेगा ना कि मेरी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, तो तभी जाके मुझे लोन देगा। तो इसलिए उनको भी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी पड़ती है। और जैसे इन्वेस्टर का भी सेम हिसाब है, क्रेडिटर भी, और बाकी कई बार गवर्नमेंट को भी प्रोवाइड करनी पड़ती है, क्योंकि गवर्नमेंट हमारा चेक करता है कि टैक्स का क्या है, कोई टैक्स में घपला नहीं है। तो आई होप क्लियर हो गए होंगे यूज़र्स भी। और अब लास्ट स्लाइड है सिस्टम्स ऑफ अकाउंटिंग। अब अकाउंटिंग के कितने सिस्टम्स हैं ये जो यूज़ होते हैं। अब अकाउंटिंग के दो सिस्टम हैं, एक है सिंगल एंट्री बुक सिस्टम और सिंगल एंट्री बुक सिस्टम, और दूसरा है डबल एंट्री बुक सिस्टम। सबसे पहले सिंगल एंट्री मैं बता देता हूँ। अब सिंगल एंट्री बुक सिस्टम है, इसमें क्या होगा, जैसे सब ये यूज़ होता है जो स्मॉल बिजनेस, काफ़ी छोटी छोटी दुकानें होती है ना, वहाँ यूज़ होता है सिंगल एंट्री बुक सिस्टम। अब इसमें क्या होगा कि जो ट्रांजैक्शन होगी उसका सिर्फ एक ही एस्पेक्ट रिकॉर्ड करेंगे, या तो डेबिट वाला एस्पेक्ट या क्रेडिट वाला एस्पेक्ट ट्रांजैक्शन का। दोनों एस्पेक्ट को मैं रिकॉर्ड नहीं करूँगा। अभी क्लियर नहीं होगा, अभी मैं बताता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल मैं गया, अब एक छोटी सी दुकान है, सपोज कर लो कि एक छोटी सी दुकान है, ये एक छोटी सी दुकान है, एम
एम नाम का पर्सन है, कोई मोहन ही ले लो, और एक कस्टमर, कस्टमर जिसका नाम है कोई भी कस्टमर ले लो, कस्टमर ही है ये। सो अब कस्टमर आया मोहन के पास, उसने बोला मेरे को 5,000 का कुछ दे दो, सामान दे दो, 5,000 का, पैसे मैं बाद में दूंगा। तो अब मोहन ने क्या किया कि सीधे एक इस कस्टमर के नाम का एक बनाया, हाँ कि मैंने इससे 5,000 रुपये लेने हैं, बस डेट्स इट। तो यहाँ पे किया, सिर्फ एक ही एस्पेक्ट को रिकॉर्ड किया कि मोहन ने इससे 5,000 रुपये अब लेने हैं, बस। लेकिन जो डबल एंट्री बुक सिस्टम है उसमें क्या होगा कि अगर सपोज करके यहाँ पे क्या होगा, मोहन का ही ले लो कि मोहन का जैसे बिजनेस है, वो वॉशिंग मशीन बेचता है, ठीक है। अब कोई कस्टमर आया ए नाम का, उसने एक वॉशिंग मशीन ली। पहले मोहन के पास 10,000 की वॉशिंग मशीन्स थी, और एक वॉशिंग मशीन की कीमत है 1,000 रुपये। अब ए ने वो ली क्रेडिट पे, उधार पे ली, तो क्या लिखेगा मोहन अपनी अकाउंटिंग की बुक्स है उसमें रिकॉर्ड करेगा कि ए से मैंने 1,000 रुपया लेना है, और एक और चीज़ रिकॉर्ड करेगा कि वॉशिंग मशीन है जो, वो मेरी कम हो गई 1,000 रुपये, अब मेरे पास वॉशिंग मशीन कितनी रह गई, 9,000 की। तो यहाँ से भी 1,000 रुपये लेस हो जाएंगे। तो दो जगह रिकॉर्ड, एक जगह वॉशिंग मशीन वाले अकाउंट में और दूसरी जगह जो ए का अकाउंट है। तो जहाँ पर दो अकाउंट में ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो उस सिस्टम को बोलते हैं डबल एंट्री बुक सिस्टम, और जहाँ सिर्फ एक ही अकाउंट रिलेट करे उसको बोलते हैं सिंगल एंट्री बुक सिस्टम। अब जो सिंगल एंट्री बुक सिस्टम है उसमें हम नॉर्मली पर्सनल अकाउंट को प्रिपेयर करते हैं, लेकिन जो डबल एंट्री बुक सिस्टम है उसमें पर्सनल तो करते ही करते हैं, लेकिन और भी काफ़ी अकाउंट होते हैं, जैसे सेल्स अकाउंट, परचेस अकाउंट, और भी बहुत सारे अकाउंट्स होते हैं। लेकिन जो सिंगल एंट्री बुक सिस्टम होता है उसमें यहाँ हम सिर्फ कैश का अकाउंट बनाते हैं और पर्सनल अकाउंट बनाते हैं। आई होप क्लियर होगा। सो आज के लिए इतना ही। सो थैंक यू।